गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर गाइड एंड फ्रेंड प्रीति त्यागी। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स अब बहुत नज़दीक हैं और उसी श्रृंखला में इंग्लिश का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सितंबर मिड टर्म एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल रहेंगे बेटा। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर मैं आपको समझा देती हूँ, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस देख लीजिए। ए बी सी सेक्शंस रहेंगे, जिसमें सबसे पहले ए सेक्शन जो कि 20 नंबर का रहेगा, उसमें 2 पैसेजेस रहेंगे आपके जो 20 नंबर के रहेंगे। अनसीन पैसेजेस आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन, लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी कोर्स बुक है और उसी के साथ पोएट्री, दैट इज एंड फर्स्ट फ्लाइट प्रोज एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये सब कंबाइंड जो आपकी दोनों कोर्स बुक रहेंगी ये 40 मार्क्स की रहेंगी। इन टोटल 80 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो रहेगा। उसमें इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें बेटा तो किस सेक्शन को आपको कितना समय देना होता है, क्योंकि सारा ही जो गेम है वो दैट इज फॉर टाइम मैनेजमेंट। ये उसी चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में अपना पेपर खत्म करते हैं और क्या लास्ट में आप कुछ मिनट्स अपनी रिवीजन के लिए छोड़ पाते हैं। तो सबसे पहले इसमें रीडिंग टाइम होता है, दैट इज मैंडेटरी फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन रहेगा, जो अनसीन पैसेजेस का होता है बेटा, दैट इज फॉर 50 मिनट्स। आप उसको टोटल पढ़ने से लेकर अटेम्प्ट करने तक लेकर आप उसको इतना समय दे सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन बी दैट इज फॉर ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, उसके लिए 45 मिनट्स अप्रोप्रिएट रहेंगे बेटा। सेक्शन सी फॉर लिटरेचर, जिसके लिए आप 75 मिनट्स ले सकते हैं। तो अपने टाइम को इस तरह से आप रिवाइज करिए, आप घर पर इस तरह की प्रैक्टिस करिए कि जब आप मिड टर्म एग्जाम देने जाएं तो आपका इतना ही समय वहां पर यूटिलाइज हो, ताकि आप पेपर को सही समय पर फिनिश कर पाएं। इसी के साथ बेटा आपके चैप्टर्स जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, वो आप देख लीजिए। उसमें आपकी दोनों कोर्स बुक और साथ साथ पोएट्री के सेक्शंस रहेंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आप यूट्यूब चैनल पर अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया पर जाकर भी देख सकते हैं। यानी कोई भी एनी लॉन्ग क्वेश्चन जो वैल्यू बेस आ जाएगा या फिर एनी लॉन्ग क्वेश्चन जो कंटेंट बेस्ड रहेगा, वहां पर आप ये कुछ कॉमन लाइंस हैं जिसमें आप उस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल्स फिल करके अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें मिड टर्म में जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट लेसन है आपका, आप सभी को मालूम है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ लेंचो, अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर, और किस तरह से उसकी पूरी जो क्रॉप होती है वो रूइन हो जाती है भारी वर्षा और हेलस्टोन्स के कारण, और उसके बाद उसकी जो सिर्फ एक होप होती है दैट इज फ्रॉम गॉड एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड। और उसके बाद क्या क्या स्टोरी में होता है वो सब आप अपने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप ये मैजिकल आंसर वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैजिकल आंसर से मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं उन सबका आंसर यही एक क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कितना आसानी से आपको यहाँ पर समझाया गया है। लेंचो होप टू गेट अ बेटर क्रॉप दैट ईयर, ही कंपेयर बिग raindrops to 10 cent coins and smaller ones to 5 cent coins. He knew that good rain meant a good crop, which ultimately meant good money. But suddenly the pleasant and auspicious rain changed into a large hailstone and covered his field and snow like salt. तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं उन सबका एक कॉमन आंसर आपको यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से लेंचो होप कर रहा था कि उसकी अच्छी फसल होगी, लेकिन अचानक से बहुत भारी बारिश होने लगी। और साथ ही साथ उसने कंपेयर किया था बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को 10 सेंट्स कॉइन से और छोटी बूंदों को 5 सेंट कॉइन से। वो जानता था कि अगर अच्छी क्रॉप होगी तो उसको अच्छा पैसा मिले, लेकिन वो सब सिचुएशन चेंज हो गई और अचानक तेज बारिश पड़ने लगी। एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल रुकी तो उसकी क्या फीलिंग्स थी। When the hail stopped, Lencho's soul was filled with sadness. Naturally, वो बहुत उदास हो गया था। उसने चारों तरफ देखा और उसने कहा कि even a plague of locusts would have left more, यानी कि अगर टिड्डी दल जो फसलों को खराब करने का काम करते हैं अगर वो भी आए होते तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो he was full of sorrow. Who or what did Lencho have faith in? लेंचो को किसमें भरोसा था? What did he do? उसने क्या किया? तो उसका एक मैजिकल आंसर देख लीजिए। Lencho was an honest and hardworking farmer. He was shocked to notice that his crop was ruined in hailstorm. Lencho had extreme faith in God. Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crops grew again. उसका बहुत भरोसा था भगवान में, तो उसने भगवान के नाम एक पत्र लिखा जिसमें 100 पैसों की मांग की
ताकि वो अपने खेतों को दोबारा से बो सके और तब तक अपनी लाइफ को चला सके जब तक कि अगली क्रॉप तैयार हो जाती है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से इस मैजिकल आंसर के द्वारा बताया गया है कि इन सभी क्वेश्चंस का एक कॉमन आंसर बन सकता है बेटा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर काइंड हार्टेड, generous, helpful, and God-fearing men. In order to keep the writer's faith in God alive, the postmaster managed 70 pesos, but the money in an envelope addressed to Lencho and signed it as God. But Lencho thought that they had taken the money. The irony is that he considers them a bunch of crooks, though they tried to help him. Post office employees, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे, बहुत जेनरस थे, बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने जब ये देखा कि राइटर का फेथ यानी लेंचो का फेथ भगवान में बहुत ज्यादा है तो पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से वो 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए। जब लेंचो को वापस से वो एनवेलप मिला तो वो नाराज हो गया, उसको लगा शायद उन लोगों ने वो पैसे निकाल लिए हैं। और यहाँ पर आयरनी इज अ लिटरेरी टेक्निक विच मीन्स, इसमें जो कहा जा रहा है एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट हो रहा है। इस तरह की एक टेक्निक यूज की जाती है जो यहाँ पर है, और उसका एक क्वेश्चन भी बनता है कि उसने उन्हीं लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स कहा जिन्होंने उसकी हेल्प की। Why did Lencho call post office employees a bunch of crooks? What made him angry? तो देख लीजिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी में से कुछ लाइंस यहाँ पर हैं। When Lencho opened the envelope, he found only 70 pesos instead of 100. He was confident that God could neither make a mistake nor deny him what he had requested. He doubted that the post office employee had taken out 30 pesos, so he called them a bunch of crooks. लेंचो ने जब एनवेलप खोला तो 70 पैसे उसको मिले। उसको लगा कि भगवान कभी भी इस तरह का नहीं कर सकते कि जितना पैसा उसने रिक्वेस्ट किया था वो उसको ना मिले, तो शायद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने वो पैसा निकाल लिया है, इसलिए उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा। अब इसी चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्हीं को यूज करते हुए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर होता है जो यहाँ पर दिखाया गया है। अ लेटर टू गॉड is an amusing story in which the writer G.L. Fuentes beautifully depicts a poor and simple farmer's extreme faith in God in an impressive manner. Lencho was an honest and hardworking farmer. He was shocked to notice that his crop was ruined in hailstorm. Lencho had extreme faith in God. Therefore, he wrote a letter to God expressing his need for 100 pesos so that he could sow his field again and live until the crops grew again. ये सभी वो लाइंस हैं जो ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चंस में देख सकते हैं, और वो सभी लाइंस बेटा अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते हैं तो आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो जनरली आप एग्जाम में कई बार स्किप करके आते हैं कि हम इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आप अपनी दोनों ही बुक्स के किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसी में एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्व्स। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? सेम आंसर विद माइनर चेंजेस। देख लीजिए, अ लेटर टू गॉड इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द राइटर, मतलब थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके जो ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाया गया था उसी से आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाता है बेटा। चलिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव टेम्पलेट। A letter to God is the entertaining story of poor, hardworking and honest farmer Lencho. The story is full of exciting facts about Lencho's immense faith in God. In this story, Lencho writes a letter to God for help when his crops are ruined in a hailstorm. तो लेटर टू गॉड एक एंटरटेनिंग स्टोरी है एक गरीब, हार्डवर्किंग और ऑनेस्ट फार्मर लेंचो की। ये सभी वही लाइंस हैं, वही बातें दोहराई गई हैं जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं बेटा। In short, we can say that Lencho's faith in God was extraordinary, but God helps those who help themselves. Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? क्या आज की दुनिया में लेंचो जैसे लोग होते हैं, और आपको क्या लगता है वो किस तरह का इंसान था? Yes, there are people like Lencho who are innocent enough to think that God would certainly help them as they have full faith in the supreme power of God. Though Lencho has immense faith in God, he is a poor judge of human nature. He lacks the value of gratefulness, but I like most about him is the immense faith in God and his simplicity. बहुत ज़्यादा भरोसा था लेंचो को भगवान पर। वो एक गरीब लेकिन मासूम किसान था, बहुत सिंपल था। शायद वो कुछ वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज को लैक करता था जैसे कि वैल्यू ऑफ ग्रेटफुलनेस, लेकिन अबव ऑल वो भगवान पर बहुत भरोसा करता था। इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. What does it say about Lencho's trait? Lencho को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ जब वो लिफाफा उसको मिला
इससे लेंचो की किस क्वालिटी के बारे में पता चलता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अबाउट नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आप पढ़ चुके हैं चैप्टर अपनी बुक में। साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाने के लिए, द पॉलिसी ऑफ एपैथीड को ख़त्म करने के लिए, और द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ बनने की जो उनकी कहानी थी, किस तरह से वो वहां तक पहुंचे, इस कहानी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज से क्या मतलब था, इसका एक मैजिकल आंसर देख लीजिए। मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपैथीड, ये बात मैं बता चुकी हूं। एज अ बॉय बीइंग फ्री meant being able to go anywhere he liked and do whatever he wished. As he grew older, he felt the chains of racial discrimination. जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव को महसूस किया अपने लोगों के प्रति, बिकॉज ही बिलोंग टू द पीपल हु आर ब्लैक। अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज द ट्रायम्फ ओवर फियर, जब हम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो वही बहादुरी होती है। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मीन, दो दोहरी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उनसे मंडेला का क्या मतलब था। मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपैथीड, ये वही ऊपर लाइन है जो ऊपर वाले आंसर में यूज की गई है बेटा। एज अ बॉय बीइंग फ्री, ये जितनी भी ब्लू कलर में लाइंस हैं, ये वही लाइंस हैं जो ऊपर के आंसर में यूज की गई है। वही सेम लाइन इस तरह के आंसर में भी आप इजीली यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐड ऑन कर सकते हैं द रियलाइजेशन ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशन, वन फॉर हिज फैमिली, यानी पहली ऑब्लिगेशन उसके परिवार और दूसरी फॉर हिज नेशन, उसके राष्ट्र यानी उसके देश के लिए, इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला मेंशंस आर फर्स्ट टू द फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड सेकंड टू द पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। उसके बाद दो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए गए हैं बेटा, उसका एक कॉमन आंसर दिया गया है। मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपैथीड, एज अ बॉय बीइंग फ्री मेंट बीइंग एबल टू गो एनीवेयर, और ये वही लाइंस हैं जो ऊपर के आंसर्स में हमने बेटा यूज की हैं, जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, वही सेम चीजें हमने यहाँ पर भी यूज की हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर आप एक या दो क्वेश्चंस याद करते हैं तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप उन लाइंस को यूज करके इजीली अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला, the first black president of South Africa. The story is full of exciting facts about Mandela's first fight against the inhuman government in South Africa. In this story, और यहाँ से लेकर जितना भी ये डार्क ब्लैक कलर में जो पोर्शन दिया गया है, ये वही लाइंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज की गई हैं, जो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर वहां पर लिखेंगे तो आपको 100% अंक अवश्य मिलेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन से ना डरें और उसको जरूर अटेम्प्ट करके आएं एग्जाम में। नो डाउट ऑल दीज फैक्ट्स आर सफिशिएंट टू प्रूव दैट फ्रीडम फ्रॉम फियर पेज द पाथ फॉर सक्सेस। चलिए, एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव टेम्पलेट, इजीएस्ट वे टू राइट। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन entertaining story of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. The story is full of exciting facts about Mandela's fight against the inhuman government in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो इनह्यूमन गवर्नमेंट थी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर डिपेंड करती हुई गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। इन दिस स्टोरी मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपैथीड, और देखिए वही शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइन यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, और इस तरह से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगला चैप्टर जो हम ले रहे हैं दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो दो भागों में डिवाइड है बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो यंग सीगल था उसने फाइनली उड़ना कैसे सीखा, उसमें उसकी फैमिली और स्पेशली उसकी मदर की क्या भूमिका थी। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका एक मैजिकल आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर यूज कर सकते हैं। इन दिस स्टोरी अ यंग सीगल वाज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यस, इस कहानी में यंग सीगल अपनी पहली फ्लाइट लेने से डर रहा था। उसकी माँ की जो डिटर्मिनेशन थी कि वो उसको सिखाकर रहेंगी, क्योंकि वो एक टिमिड व्यक्ति था। टिमिड माने होता है डरपोक किस्म का बच्चा था। The skill of flying is one of the most important part of the story. As punishment, his family left him alone on the ledge and flew away. एक पनिशमेंट के तौर पर उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया था और चट्टान पर उसको छोड़कर वहां से उड़ गए थे। They threatened and cajoled him to remove his fear. The story is full of exciting facts about the various attempts to make him fly and how his hunger tempted him to dive into the sea. और उसकी भूख और परिवार के द्वारा दी गई जो पनिशमेंट थी उसके बारे में एक्साइटिंग फैक्ट्स दिए गए हैं। Why was the young seagull afraid to fly? Young seagull उड़ने से क्यों डरता था? Whenever the young seagull took a little run towards the extreme edge of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Seeing the vast area of the sea, he thought his wings would never support him. जब भी वो उड़ने की कोशिश करता था
तो दूर तक फैला हुआ समुद्र, उसको लगता था जैसे ही मैं उस चट्टान से आगे जाऊंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे, इस वजह से वो उड़ने से डर रहा था। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप अपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करके अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग वंस फियर इन ऑर्डर टू सक्सीड इन ट्रू कलर्स। बिल्कुल, ये कहानी, इस कहानी में ऑथर ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात की इंपॉर्टेंस को बताया कि किस तरह से हम अपने डर पर काबू पाकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो ब्लैक कलर में लाइंस आपको दिख रही हैं, डार्क ब्लैक कलर में, इन दिस स्टोरी से लेकर अटेम्प्टेड टू मेक हिम फ्लाई एंड हाउ हिज हंगर टेम्प्टेड हिम टू डाइव इनटू द सी। देख लीजिए, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन की लाइंस हैं जो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं बेटा। द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ये लाइन इसमें ऐड की गई हैं। द स्टोरी डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ पेरेंटल गाइडेंस। बिल्कुल, इस स्टोरी में पेरेंट्स की गाइडेंस, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, अपनी खुद की जो हमारी शक्तियां होती हैं नेचुरल, एंड विक्ट्री ओवर द फियर ऑफ अ यंग सीगल, इसकी कहानी को बताया गया है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इन शॉर्ट वी कैन से दैट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आर टू इंपॉर्टेंट ट्रेट्स दैट मेक लर्निंग पॉसिबल। इसी कहानी का ये जो आपका चैप्टर है, इसका पार्ट 2 है, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और उसका एक मैजिकल आंसर है। एज पर द स्टोरी द पायलट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी वाइल फ्लाइंग टू इंग्लैंड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। इस कहानी में पायलट बहुत ही खुश है क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा है अपने परिवार के साथ अपनी हॉलीडे एंजॉय करने। सस्पेंस वॉज एट इट्स हाइट व्हेन ही लॉस्ट हिज वे ड्यू टू द स्टॉर्म। असिस्टेंस बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन टू लैंड हिम सेफली इज वन ऑफ द मोस्ट mysterious part of the story. The story is full of exciting facts about the appearance of black airplanes as hope amidst despair. और निराशा के समय में कहां से अचानक एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है और वो उसको सेफली हेल्प करता है स्टॉर्म के बीच में कि वो जमीन पर आसानी से लैंड कर पाए, इसी बारे में ये कहानी है। द नरेटर्स पॉजिटिविटी टू विन ओवर फियर इज द क्लाइमैक्स एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी। कहानी का मॉरल और क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि नरेटर किस तरह से पॉजिटिव रहता है इतनी फियर्स और इतनी मुश्किल सिचुएशन में और अपने डर से कैसे काबू पा सकता है। Why does the narrator say I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota? Assistance from a mysterious black aeroplane to land him safely is one of the most mysterious part of the story. बिल्कुल, कैसे एक रहस्यमयी काले एरोप्लेन से उसको मदद मिलती है, ये सबसे मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी है। The story is full of exciting facts about the appearance of black aeroplanes as hope amidst despair. The narrator's positivity to win over fear is the climax and moral of the story. He was so happy after landing that he did not feel sorry for not being able to thank the mysterious pilot. वो इतना खुश हो गया था जब उसकी जान बच गई और स्टॉर्म के बीच में से उसने सेफली लैंड किया, इसीलिए उसने बात कही थी कि मैं जमीन पर आ गया और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं ओल्ड डकोटा से तो क्यों नहीं देख पाया, मैं उस मिस्टीरियस पायलट से क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि ही वॉज वेरी एक्साइटेड। इसी तरह से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आता है तो आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से लाइंस यूज करके अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसकी फर्स्ट लाइन देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइव्स इन ट्रू कलर्स एज पर द स्टोरी। और यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है और वो खत्म होता है एज होप amidst despair. The narrator's positivity to win over fear is the climax and moral of the story. यहाँ तक short question ही repeat किया गया है और उसके बाद एक line add की गई है। The story entertains us from beginning to end. No doubt the narrator didn't lose hope or heart, followed the instructions of his heart and landed safely. In short, we can say that God helps those who helps themselves. Next chapter है आपका From the Diary of Anne Frank. इसमें जर्मनी के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसके बाद कुछ लोग जिस तरह से एक तहखाने में जाकर छुप जाते हैं, एन की फैमिली और भी कुछ और लोग, उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उस दौरान वो अपनी लाइफ कैसे बिताती है और किस तरह से अपनी सारी बातें अपनी डायरी, जिसको वो एक नाम देती है किटी क्योंकि वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और उसी के देखिए यहाँ 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका एक मैजिकल आंसर रहेगा। एने फेल्ट वेरी लोनली, वो बहुत अकेला महसूस करती थी। दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड मैनी फ्रेंड्स, शी कुडंट कन्फाइड इन एनीवन एज शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। उसके पास एक लविंग पेरेंट्स भी थे और बहुत सारे दोस्त भी थे, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी इतना कन्फाइड नहीं कर पाती थी क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं कुछ लिखूंगी तो मेरी बातें उसी लिखने के साथ उसी डायरी में रहेंगी हमेशा के लिए, वो किसी और के साथ शेयर नहीं होंगी, मेरी बातें कहीं बाहर नहीं जाएंगी।
She thought that paper would never react, stop or disclose her secrets. She was so fond of her diary that she lovingly called it Kitty. उसने प्यार से अपनी डायरी को नाम दिया Kitty. NA, इसके बाद 4 क्वेश्चंस और हैं जिसका एक कॉमन आंसर रहेगा बेटा. अकॉर्डिंग टू NA, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. NA के हिसाब से टीचर्स सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिनके बारे में जाना नहीं जा सकता वो कब क्या रिएक्ट कर दें, ऐसा NA ने इस चैप्टर में कहा है. होमवर्क गिवन बाय मिस्टर कीजिंग ऑन द टॉपिक अ चैटरबॉक्स, an incorrigible chatterbox and quack 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 and Mr. Chatterbox is exceptional. Humor is at its height when NA makes her teacher realize a student's trait through her creative writing skills. जब उसके टीचर मिस्टर कीजिंग ने उसको इन टॉपिक्स पर चैटरबॉक्स, अकॉरिजिबल चैटरबॉक्स और क्वैक क्वैक सेट मिस्टर चैटरबॉक्स पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया, वो बहुत ही एक्सेप्शनल पार्ट ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि उनको लगता था कि एने बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन एने ने अपनी टीचर को रियलाइज करा दिया अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के द्वारा कि एक स्टूडेंट की क्वालिटीज क्या होती हैं. What reason did NA give to justify her habit of talking? NA ने क्या रीजन दिए कि वो इतना ज्यादा क्यों बोलती है. NA wrote that talking is a student's trait. उसके अनुसार NA ने ये बात बताई कि स्टूडेंट की क्वालिटी होती है बातें करना या बोलना. Her mother talked as much as she did, और क्योंकि जितना वो बोलती है उतनी उसकी मम्मी भी बोलती थी, और ये क्वालिटी उसने अपनी माँ से ही ली है. What made Mr. Keesing allow NA to talk in class? क्यों मिस्टर कीजिंग ने अलाउ किया NA को क्लास में बोलने के लिए? NA got another punishment for writing an essay on quack quack, said Mr. Chatterbox. उसको ऐसे लिखने के लिए दिया गया. She wrote a poem about 3 baby ducklings who were beaten to death by their father because they quacked too much. उसने एक पोएम लिख डाली जिसमें ये बात बताई गई थी कि बेबी डकलिंग्स थी 3 जिनको उनके पिताजी ने काट कर मार डाला क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी. मिस्टर कीजिंग took the joke the right way and allowed Anne to Frank टू टॉक इन द क्लास. इसी पोएम को जब उसने क्लास में सुनाया तो मिस्टर कीजिंग ने इसको एक बहुत ही जोकियल वे में लिया, जोक के वे में लिया, और उन्होंने एन को अलाउ किया कि वो अपनी क्लास में बोल सकती है. इसी तरह से कोई भी इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस की मदद से आप एक अपना लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं बेटा. विच स्टार्ट्स लाइक दिस. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज द पैथेटिक स्टोरी ऑफ 13-year-old जूइश गर्ल. यहां से लेकर लास्ट लाइन है द रियलाइजेशन ऑफ पेन थ्रू वर्ड्स इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, और बीच में जितना भी डार्क हाईलाइटेड ब्लैक वर्ड्स आप देख रहे हैं वो सभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है. नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो 3 भागों में डिवाइड है. पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 कूर्ग एंड पार्ट 3 टी फ्रॉम असम. तो पार्ट 1 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए वो यहाँ दिए गए हैं. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, और इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ. कि भाई जो बड़े बूढ़े लोग थे वो गोवा में किन बातों को आज भी याद करते हैं, और ब्रेड क्यों वहां का इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्वेश्चन 2 हु इनवाइट द कमेंट, इज ही ड्रेस लाइक अ पेडर, व्हाई, और व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन. जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस से क्या मतलब है, और बेकिंग क्यों एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, जिसका एक कॉमन आंसर यहाँ पर दिया गया है. पार्ट 2 कूर्ग, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुदाबू पीपल्स डिसेंट. कुदाबू जो लोग थे उनका डिसेंट क्या है, मतलब उनके पूर्वज क्या थे या वो कहां से बिलोंग करते थे, उस कहानी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. उसी के बाद क्वेश्चन 2 में और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका एक कॉमन आंसर है. कूर्ग इज अ स्मॉल टाउन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर. कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी. कूर्ग एक स्टेट है कर्नाटका में जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है. ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है और कॉफी प्लांटेशंस के लिए भी. यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए लोग आते हैं, जैसे राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एटसेट्रा. और यहाँ के लोग भी अपनी हॉस्पिटैलिटी यानी कि अपनी मेहमान नवाजी और अपनी बहादुरी के लिए फेमस हैं. पार्ट 3 टी फ्रॉम असम. व्हाई डिड राजवीर विजिट असम. राजवीर असम घूमने क्यों गया. व्हाट डिड राजवीर सी इन असम. उसने वहां पर क्या देखा. 2 लड़के हैं राजवीर और प्रांजल जो असम घूमने गए हैं. राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्री प्लांटेशन. प्रांजल के पिताजी वहां पर एक टी एस्टेट में मैनेजर हैं. राजवीर सॉ एकर्स ऑफ टी बुशेस देयर. अ ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैग्स वर प्लकिंग न्यू लीव्स. और पत्तियां, चाय की पत्तियों को तोड़ते हुए उसने लोगों को वहां पर देखा, ऑब्जर्व किया. क्वेश्चन 5 व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. 2 कौन सी ऐसी फेमस कहानियां हैं जो टी के ओरिजिन को बताती हैं. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टोरी टी वर डिस्कवर्ड इन चाइना. इसको डिस्कवर किया गया चाइना में. द चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. Once a few leaves of a twig fell into it, which gave it a delicious flavor and was named tea leaves. Another legend says that an ancient Buddhist monk cut off his eyelid to avoid sleep. दूसरी एक और कहानी थी, एक बुद्धिस्ट मंक था
जिसने अपनी आईलिड्स को काट दिया था ताकि उसको नींद ना आ सके, और वो आईलिड्स इवॉल्व हुई एक टी प्लांट्स के रूप में. दीज प्लांट्स व्हेन बॉइल्ड इन वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. ये अगर इन पत्तियों को उबाल दिया जाता और पानी के साथ पिया जाता तो ये नींद को रोकती थी. तो बेटा ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर्स हैं जो आपको सितंबर एग्जाम में आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं. इसी के साथ बेटा हम कुछ पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं. नाउ द पोएट्री सेक्शन. पोएट्री सेक्शन में भी आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपकी पहली पोम है. इसका क्वेश्चन देख लीजिए. गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस. हाउ डज द पोम डस्ट ऑफ स्नो इलस्ट्रेट दिस आइडिया. इस पोम में गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, इस बात को कैसे शो किया गया है. डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में सकारात्मकता का क्या महत्व है, इस बात को दिखाया गया है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. यस, प्रकृति में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, बस हमें उनको देखने के लिए हमारी नजर उस तरह की होनी चाहिए. इन दिस पोम अ क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट विच रिलीव्ड हिम फ्रॉम सोरो. पोएट के ऊपर एक कौवा जो होता है वो डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन करता है और उसकी वजह से वो अपने दुख से बाहर निकल पाता है पोएट. बोथ द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस. इस कहानी में, इस पोएम में क्रो और हेमलॉक ट्री को इनऑस्पिशियस बताया गया, मतलब अशुभ बताया गया है. बट द पोएट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे. लेकिन पोएट ने उसको एक पॉजिटिव वे में शो किया है. हैप्पीनेस एंड सॉरो आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इन शॉर्ट वी कैन से दैट good things are to be sought in small packages and seemingly inconsequential ways. Poem second है आपकी Fire and Ice by Robert Frost. Fire and Ice by Robert Frost beautifully signifies the importance of peace and harmony in a life. हमारे जीवन में peace और harmony की क्या importance है. According to the poet, the world will end in fire and ice. बहुत ही important question है. तो सारी दुनिया है वो दो चीजों से समाप्त हो सकती है. पहला है fire, which stands for desire, conflict, fury, intolerance and insensitivity, जबकि I stands for greed, avarice, lust, rigidity, coldness, indifference, hatred, etc. The poet conveys that life is not a race, we should have peace. Yes. Third poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. A Tiger in the Zoo by Leslie Norris beautifully signifies the importance of freedom. हमारे जीवन में आजादी का क्या महत्व है ये बताया गया है. The poet draws the contrast between a tiger kept in the zoo and the tiger in its natural habitat. अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है. एक टाइगर जिसको जू में रखा गया है और एक जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रहता है. उनकी दोनों की लाइफ, उनके जेस्चर्स, इन सब चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, फ्रीडम इज ब्यूटीफुल एंड स्वीटर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, सो वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल. नेक्स्ट पोम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स ब्यूटीफुली प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो जंगली जीवन है उसको यहाँ पर शो किया गया. अकॉर्डिंग टू द पोएट, गॉड हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर सम स्पेशल रीजन. भगवान ने सभी को किसी न किसी खास कारण से बनाया है. नेचर इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, वी शुड हैव द हार्ट टू फील देम. और लास्ट पोम है आपकी जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रही है बेटा, द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमन. वेरी इंपॉर्टेंट आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए. द बॉल पोम बाय जॉन बेरीमन ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी. ये पोएम भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस को शो करती है. द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया है इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी लाइफ में होती हैं. द पोएम वांट्स टू टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द करेज टू बेयर द लॉसेज इन लाइफ. हमें अपने जीवन में कई बार कुछ चीजें खो जाती हैं या हम कुछ नुकसान कर बैठते हैं या हमारी लाइफ से कुछ चीजें अलग हो जाती हैं, उनको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए. तो बेटा ये थी आपकी पोम्स जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. इसी के साथ साथ हम आगे आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बेटा. इसका फर्स्ट चैप्टर जो आपको आ रहा है दैट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मिसेस पम्फ्रे हैं जिनका एक बहुत ही प्यारा सा डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है. लेकिन क्योंकि वो ओवर पैम्परिंग करती हैं, ओवर फीड करती हैं उसको, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी का शिकार हो जाता है. और किस तरह मिस्टर हैरियट जो उसके वेटरनरी डॉक्टर हैं उसकी लाइफ को बचाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन मिसेस पम्फ्रे फाउंड आउट दैट हिज डॉग वाज स्लोली रिकवरिंग, व्हाट डिड शी डू. मिसेस पम्फ्रे ने कब इस बात को महसूस किया कि उनका डॉग धीरे धीरे ठीक हो रहा है और उन्होंने क्या किया. मिसेस पम्फ्रेज एक्स्ट्रा केयरिंग नेचर वाज द रीजन बिहाइंड ट्रिकीज एलिमेंट. ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ. बीइंग अ रिच लेडी, इंडल्जेंट लेडी, शी यूज्ड टू सेंड एग्स, वाइन
बल्कि जब वो डॉक्टर के यहाँ था तो भी वो एग्स और वाइन्स और बहुत सारी चीजें भेजा करती थी। सिंस द डॉग वॉज सफरिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, क्योंकि डॉग ऑलरेडी ओवर ईटिंग से सफर कर रहा था। इट वॉज पार्टी टाइम फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ, दैट इज वाई दे वॉन्टेड टू बी केप्ट एज अ परमानेंट गेस्ट, इसलिए वो ट्रिको को हमेशा के लिए अपने पास एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे। लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी अगर आपका आता है तो बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन को यूज करके किस तरह से एक अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, देख लीजिए। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन विच द ऑथर जेम्स हैरियट ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसमें दिखाया गया है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द इलनेस ऑफ अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, उसकी इलनेस के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही पैम्पर्ड है और जिसको ओवर फेड किया गया है उसके रिच मालकिन के द्वारा, जिनका नाम मिसेस पम्फ्रे है। द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ट्रिकी एंड इट्स रिकवरी ड्यू टू डाइट कंट्रोल, और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है जहां पर उसकी रिकवरी होती है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज के द्वारा, यही मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। और उसके बाद जितना भी ये ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं बेटा डार्क ब्लैक कलर में बोल्ड लेटर्स में, ये सभी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट है जो आपने ऊपर अभी पढ़े। और लास्ट में हमने एक लाइन इसमें ऐड की है, द ह्यूमर इज एट इट्स पीक व्हेन शी कॉल्स द डॉग्स रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जब वो डॉग की रिकवरी को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहती हैं, यही इस स्टोरी का ह्यूमर पार्ट है। द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से एंड तक ये स्टोरी हमें एंटरटेन करती है, हमारा मनोरंजन करती है। The entire story revolves around the dog's illness and its recovery. There is no doubt that the blind love we have for the one we love the most causes us pain. सेकेंड चैप्टर आपका है द थीव स्टोरी, जिसमें हरि सिंह एक चोर है और किस तरह से वो अनिल जो उसको अपने घर में शरण देता है और अपने घर में रखता है, उसके घर चोरी करता है, लेकिन बाद में किस तरह से उसमें सुधार आ जाता है। वाई डिड हरि सिंह कम बैक टू अनिल, हरि सिंह अनिल के पास वापस क्यों आ जाता है, उसका मैजिकल आंसर देख लीजिए। द थीफ हरि सिंह couldn't bear the thought of breaking his honest master's trust, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अपने ईमानदार मालिक के भरोसे को तोड़ दे, इसलिए his love for अनिल, sense of guilt, फिर उसको गिल्ट की भावना भी थी, अपराध बोध की भावना आ गई थी, and wish to be educated, साथ ही साथ वो एजुकेटेड भी होना चाहता था क्योंकि अनिल उसको पढ़ा रहा था, and respectable brought him back to अनिल। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, अगर कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो आप कौन सा आंसर इसमें अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए आपका आंसर यही रहेगा बेटा। द थीव स्टोरी इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट इन ट्रू कलर्स। यस, यहाँ पर ऑथर ने बहुत ही खूबसूरती से इस बात को पोर्ट्रे किया है कि जो मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य है, कोई भी जीवन के मूल्य है, उनको जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता, वो अपने आप ही हम लाइफ में प्राप्त करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थीफ, एक चोर किस तरह से अपनी लाइफ चेंज करता है, जिसका नाम हरि सिंह है, और उसमें उसके गाइड और मेंटर अनिल का क्या हाथ है। अ थीव्स रियलाइजेशन ऑफ हिज गिल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द थीफ हरि सिंह couldn't bear the thought of breaking his honest master's trust। देख लीजिए वही लाइंस हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में यूज करी हैं, जो यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इजीली फिट हो रही हैं। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी दिखाया गया है, चाहे वो चोर हो या पुलिस हो उनके जीवन में। द स्टोरी एंटरटेन्स अस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। द स्टोरी डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ द नेचुरल थ्योरी लव कैन ट्रांसफॉर्म इवल इनटू गुडनेस। बिल्कुल यहाँ पर इस थ्योरी को भी शो किया गया है कि प्यार से हम किसी भी बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट किलिंग द सिन नॉट द सिनर, हमें पापी को नहीं पाप को खत्म करना चाहिए। एक और क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द पुलिस द थीफ ओवर टू पुलिस, अनिल ने चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या ज्यादातर लोग ऐसा करते। इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, क्या अनिल और लोगों से इस मामले में अलग है। अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव गिवन द थीफ टू द पुलिस सो एज टू गेट रिड ऑफ द थीफ एंड सेफगार्ड देयर हाउस होल्ड गुड्स, ज्यादातर लोग ऐसा करते क्योंकि वो अपने घर को और अपनी चीजों को बचाना चाहते थे, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया, वो एक डिफरेंट पर्सन है। ही रियलाइजेज हिज ओन मिस्टेक ऑफ नॉट गिविंग अ रेगुलर सैलरी टू हरि सिंह, उसने अपनी इस गलती को भी रियलाइज किया कि शायद वो हरि सिंह को रेगुलर सैलरी नहीं देता था, इसलिए उसने उसके घर में चोरी की। ही गिव्स सम of the wet notes to Hari Singh to make him realize that he has chance to improve his way of life. The next chapter is The Midnight Visitor. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑजेबल और मैक्स दो सीक्रेट एजेंट्स हैं। ऑजेबल के पास कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं जिसको चुराने के लिए मैक्स उसके घर में जबरदस्ती घुसाता है, और किस तरह से ऑजेबल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके अपनी लाइफ और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेव करता है। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई भी
क्वेश्चन आएगा, उसका एक कॉमन आंसर रहेगा। ऑजिबल फैब्रिकेटेड द फेक स्टोरी ऑफ बालकनी ओनली टू ड्यूप मैक्स। मैक्स को धोखा देने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है ऑजिबल कि वहां पर एक बालकनी है। मैक्स सोचता है कि उस बालकनी को वो एक जरिया बना सकता है पुलिस से बचने के लिए, और जैसे ही वो वहां से जंप करता है वो 6th फ्लोर से नीचे गिरता है और मर जाता है, और इस तरह से ऑजिबल अपनी लाइफ सेव करता है। ऐसे ही कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से अपना आंसर बना सकते हैं, देखिए। द मिडनाइट विजिटर इज एन एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट। एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट की कहानी है ऑजिबल की, और एक और सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है। द स्टोरी इज फुल ऑफ फैक्ट अबाउट ऑजिबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड टू सेव हिज लाइफ एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। किस तरह से वो अपनी लाइफ और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बचाता है, यही बताया गया है। इन दिस स्टोरी मैक्स एंटर्ड ऑजिबल्स रूम एट मिडनाइट यूजिंग अ पास की टू स्टील अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ऑजिबल वहां पर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चोरी करने आया है। सस्पेंस वॉज एट इट्स हाइट व्हेन अ वेटर नॉक्ड एट द डोर। तभी एक वेटर दरवाजे पर खटखटाता है एंड ऑजिबल प्रिटेंडेड। ऑजिबल ऐसा दिखावा करता है कि वो लोकल पुलिस है। ऑजिबल्स concocted story of a non-exiting balcony is one of the best part of the story। और वहां पर एक balcony बताता है कि वहां पर एक balcony है, यही best part of the story है। Ozible fabricated the fake story of a balcony only to dupe Max. Max thought of the balcony as a means to escape from the police, jumped from the 6th floor and died. Death of Max is the climax of the story as he jumps onto the non-existing balcony. In conclusion, we can say that a pen is mightier than a sword or pistol। अगला जो आपका चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें होरेस डेनबाय एक चोर है हर साल, और उसको बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का शौक है, और इसीलिए वो साल में एक बार चोरी करता है और उनसे किताबें खरीद लेता है। हालांकि उसका असली काम था ताले बनाने का, ताले बेचने का। और इसी तरह एक बार वो किस तरह से घर में चोरी करने जाता है और वहां पर खुद ही एक दूसरा चोर उसको रॉब करता है, यही कहानी है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका एक कॉमन आंसर है। होरेस डेनबाय वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन हु वाज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स। उसका मेन प्रोफेशन था लॉक्स बनाने का। हाउएवर हिज ऑब्सेशन विद रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक लेड हिम टू कमिट रॉबरीज एवरी ईयर। क्योंकि उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का ऑब्सेशन था, हर साल वो एक रॉबरी करता था। इसी तरह से वो पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं था। फिर नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा, उनका आंसर देख लीजिए। दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉबरी ऑफ द रॉबर। बिल्कुल सही बात है, किस तरह से एक रॉबर को रॉब किया गया, यही मेन कहानी है। अनदर थीफ अ वुमन इन रेड हु प्रिटेंडेड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। जब वो एक घर में चोरी करने जाता है तो वहां पर एक औरत है जो प्रिटेंड करती है कि वो उस घर की ओनर है, और वो इस तरह की कहानी सुनाती है कि जो होरेस डेनबाय है वो विदाउट ग्लव्स वहां पर जो तिजोरी होती है उसको खोलता है। Suspense was at its height when police found Horace's fingerprint all over the place and arrested him for the theft that he did not commit. No doubt Horace Denby was a meticulous planner, but the robber himself get robbed because he was on the wrong path. और अगले दिन पुलिस को पूरे घर में जब उंगलियों के निशान होरेस के मिलते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस तरह से वो कितना भी अच्छा प्लानर क्यों ना रहा हो लेकिन उसको पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो गलत रास्ता अपनाता था। आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव मैजिकल आंसर्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पर करे हैं उन्हीं की लाइंस को यूज करते हुए अपना एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका एक कॉमन आंसर बनता है। यहाँ जितनी भी ब्लू कलर की अंडरलाइंस आप देख रहे हैं वो सभी लाइंस आपके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज की गई हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग में कुछ लाइंस है और एंड में कुछ लाइंस है जिसको यूज करके आप अपना एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बेटा। A Question of Trust is an amusing story in which the author beautifully portrays how Horace Denby's obsession with acquiring expensive and rare books leads him to robbery। किस तरह से उसको ऑब्सेशन था होरेस डेनबाय को एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स पढ़ने का जिसकी वजह से वो चोरी करता था। इन दिस स्टोरी यहां से लेकर बेटा ही वॉज ऑन द रॉन्ग पाथ तक ये वही कॉमन लाइंस हैं जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ऊपर हमने डिस्कस की हैं, जो लाइंस यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली फिट होती हैं। उसके बाद to add on, the honor among the thieves was not maintained by the lady and it proved the climax of the story। climax of the story यही है कि चोरों के बीच में भी कुछ समान कुछ नियम होते हैं जिसको उस लेडी के द्वारा नहीं माना गया कि एक चोर दूसरे चोर के घर चोरी नहीं करता। The story entertains us from beginning to end। The whole story revolves around the theme। और मेन थीम देखिए, thieves and swindlers have no sense of moral righteousness। चोर और जो धोखेबाज लोग होते हैं उनके अंदर कोई सही या गलत की नैतिकता से संबंधित चीजें नहीं होती। एडिशनल क्वेश्चन भी बेटा यहाँ पर दिया गया है।
हाउ डिड फ्लावर्स हिंडर होरेस इन हिज वर्क? होरेस को काम करते समय फ्लावर्स किस तरह से बाधा डाल रहे थे या बाधा डालते थे? फ्लावर्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर होरेस टू वर्क बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम हे फीवर, कंडीशन ऑफ द नोज एंड थ्रोट ब्रॉट ऑन बाय एन एलर्जी टू पोलन और डस्ट। फ्लावर्स में फ्लावर्स के किसी भी जगह उपस्थित होने पर उसमें से आने वाली खुशबू या पोलन से या डस्ट से एक एलर्जी थी होरेस को। इट वॉज ड्यू टू दिस दैट ही वुड स्नीज, जिसकी वजह से उसको छींकें आती थी, एंड मे बी कॉट इफ ही वॉज नियर फ्लावर्स, ही हैड टू पुट हिज फेस डाउन। इसलिए उसको अपना चेहरा किसी भी फ्लावर के सामने आते ही नीचे करना पड़ता था क्योंकि वो एलर्जिक था। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस इज द लास्ट चैप्टर जो कि आपको मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा इस बार के मिड टर्म एग्जाम के लिए। इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये कहानी एक ऐसे एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट के बारे में जो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट है और उसने इस तरह की रेयर ड्रग्स डेवलप कर ली हैं जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती हैं, लेकिन वो ड्रग्स वो खुद से कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद वो कौन कौन सी गलत घटनाएं करता है और किस किस तरह से गलत एक्टिविटीज करता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं इनका एक कॉमन आंसर है, ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ मेडिसिन टू मेक द बॉडी इनविजिबल। He set fire to the house of his landlord। सबसे पहले उसने जो गलत काम किया, अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई जो उसको घर से निकालना चाहते थे। बाय swallowing rare drugs he became transparent। उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी वो ड्रग खाने के कारण, यानी दवाई खाने के कारण। He had to take off his clothes in the chilly mid-winter to run away without being seen। और उसको अपने भरी सर्दियों में अपने कपड़े उतारकर गायब होना पड़ा। ग्रिफिन हैड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। एक बहुत ही बड़े लंदन स्टोर में वो चला गया खुद को बचाने के लिए ठंड से। वहां पर उसने खाया, जो भी वहां मिला उसको पिया, बड़े गर्म कपड़े पहने और उसके बाद रजाइयों के ढेर पर जाकर सो गया। अगली सुबह वो फिर से वहां से भागा और अपने कपड़ों को उसने उतारा और वहां से निकल गया। उसके बाद टाइप 2 में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका एक कॉमन आंसर है बेटा। ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, स्टोल सम कैश एंड आइटम्स लाइक बैंडेजेस, अ फॉल्स नोज, ग्लासेस, अ हैट एटसेट्रा एंड वेंट टू आइपिंग विलेज। ग्रिफिन एक थिएट्रिकल कंपनी, जो थिएटर कंपनी है, वहां घुस गया और वहां पर उसको कुछ सामान मिला जो उसने वहां से लिए। कुछ पैसा चुराया, कुछ बैंडेजेस लिए, एक नकली नाक, सन ग्लासेस, हैट, ये सब लिया और वहां से आइपिंग विलेज चला गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी घटनाएं करने के बाद अवॉइडेड जो क्राउडेड लंदन है वहां पर उसको पहचान लिया जाए। ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल, एक लोकल सराय में उसने 2 कमरे बुक किए। वहां पर मिसिस हॉल को ये बात क्लियर कर दी जो वहां की लैंड लेडी थी कि वो अकेला रहना चाहता है और उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं बेटा, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका एक कॉमन आंसर है। मिसिस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक बिकॉज ही अराइव्ड एट द इन द विंटर। मिसिस हॉल को वो साइंटिस्ट सनकी लगा, थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहां पर कोई नहीं आता था। उसकी अपीयरेंस भी बहुत अजीब थी, वो अकेला रहना चाहता था और अनडिस्टर्ब रहना चाहता था। वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज लेडी फाउंड द साइंटिस्ट डोर ओपन। एक दिन उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वो गायब है और उसके कपड़े और बैंडेजेस सभी वहां पर फैले हुए हैं। तभी अचानक मिसिस हॉल ने एक स्निफ की यानी छींकने की आवाज सुनी और उन्होंने देखा जो हैट वो पहनता था वो जोर से उनकी तरफ झपट रहा है और उसने उनके चेहरे पर मार दिया। तभी वहां पर जो कुर्सी रखी हुई थी वो भी हिलने लगी और मिसिस हॉल को हिट किया। वो वहां से डर गई और कमरे से बाहर निकल गई। आप ये बात जानते हैं कि वो सभी काम साइंटिस्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर फिर से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका एक कॉमन आंसर बनता है बेटा, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये कॉमन आंसर वहां पर यूज कर सकते हैं। When he was short of money, he took advantage of his invisibility and broke into a clergyman's house to steal the money। जब उसके ग्रिफिन के पास पैसों की कमी होने लगी तो वो क्लर्जीमैन के घर में घुस गया, उसके पैसे चुरा लिए। जब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ उठे और उन्होंने चिंक ऑफ मनी यानी सिक्कों की आवाज सुनी या पैसों की आवाज सुनी तो उन्होंने देखा उनका ड्रॉर खुला हुआ है, सारे पैसे गायब हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ग्रिफिन के पास पहले पैसे नहीं थे, पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन जैसे ही अगले दिन उसने पैसे अपने लैंडलेडी को दिए तो सभी गांव के लोग सस्पिशियस हो गए। उनको पता चल गया कि गांव में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं आइपिंग में वो ग्रिफिन ही कर रहा है। ये एक क्यूरियस एपिसोड था। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया, वहां पर कांस्टेबल जेफर्स आया, उसने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश की। अनेबल टू सी द पर्सन, जेफर्स फेल्ट हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, ग्रिफिन स्ट्रक हिम एंड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए बेटा,
ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक सच्चा साइंटिस्ट नहीं था क्योंकि उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज को गलत वे में यूज किया था। और इसी के साथ साथ नीचे जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका एक आंसर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यह आपका समरी मेथड है बेटा। 1 मिनट। हाँ जी बेटा। जी बेटा। हाँ बेटा, यहाँ जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका एक कॉमन आंसर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आता है तो रीड ओनली द ग्रीन लाइन। जितनी भी ग्रीन लाइंस हैं वो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज की गई हैं। वो आप शॉर्ट क्वेश्चंस याद करेंगे तो बहुत इजीली उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। और बीच बीच में कुछ कुछ लाइंस ऐड और आपको करनी होगी। ग्रिफिन हैड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द अनबियरेबल कोल्ड ही एट ड्रैंक। ये सभी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइन है, यानी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इनको यहां से यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर एक लाइन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इफ समहाउ यू डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल हाउ वुड यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप इनविजिबल हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे। इफ आई वर इनविजिबल आई वुड एड पीपल एंड द कम्युनिटी। इफ आई वर इनविजिबल आई वुड वर्क लाइक मिस्टर इंडिया। ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं। इसी के बाद एक और लॉन्ग क्वेश्चन यहां दिया गया है, आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग द अबव टेम्पलेट। यानी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज एंटरटेनिंग स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट बट लॉलेस साइंटिस्ट ग्रिफिन। द स्टोरी इज फुल ऑफ फैक्ट्स अबाउट ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी एंड हिज मिसडीड्स। In this story, Griffin misused his power and broke the law many times by making himself invisible. Footprints without feet एक entertaining story है जिसमें एक brilliant scientist है लेकिन वो lawless है, यानी कानून को तोड़ने वाला साइंटिस्ट है। जगह जगह ये दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है और किस तरह से वो गलत उसका मिसयूज करता है। द फनी एपिसोड एट आइपिंग विलेज इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ह्यूमर वॉज एट इट्स height when Mr. Jeffers was to arrest the headless man, the misuse of scientific discovery in a dramatic manner and the disappearance of Griffin once again the climax of the story। यानी कि यहाँ पर पूरे ही लॉन्ग क्वेश्चंस में जो लाइंस आप यूज कर सकते हैं उनको कंबाइनली दिया गया है। इसमें ह्यूमर के बारे में बताया गया है, फनी एपिसोड के बारे में बताया गया है एंड क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी के बारे में बताया गया। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ग्रिफिन वाज अ जीनियस बट एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। क्वेश्चन अगला देखिए, रीडर्स बिलीव दैट ग्रिफिन वाज अ मैन विदाउट कॉन्शियस। यू हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन व्हाई आर conscious plays a vital role in shaping our character. Present a summary of your views on this। रीडर्स को पढ़ने के बाद इस बात पे भरोसा हो जाता है कि ग्रिफिन एक विदाउट कॉन्शियस बिना अंतरात्मा का व्यक्ति था। क्लास डिस्कशन में अगर आप इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे तो आप इस बात को किस तरह से समराइज करेंगे, आप ये बताइए। ग्रिफिन वाज अ मैन विदाउट कॉन्शियस, ये जो ब्लू कलर में दी गई है ये वही शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइन है और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं इस आंसर में। हिज प्लान्स टू स्प्रेड अ रीन ऑफ टेरर अमंग पीपल यूजिंग हिज पावर्स ऑफ इनविजिबिलिटी इज रियली शॉकिंग। किस तरह से उसने आतंक का साम्राज्य कायम करने की कोशिश की अपनी इनविजिबिलिटी की पावर्स के कारण, ये बहुत ही शॉकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर व्हेन ही वाज थ्रोन आउट। जब उसको घर से बाहर निकाला जा रहा था उसने घर में आग लगा दी थी अपने लैंडलॉर्ड के। एंगर एंड रिवेंज, गुस्सा और बदला, आर इन नो वेज अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यू आर अ कॉलमनिस्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, आप अपने स्कूल मैगजीन के लिए लिखते हैं। क्रिएट अ कॉलम ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगर मैनेजमेंट फॉर टीन्स एंड इट्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन हेल्थ। और इसका आंसर आप YouTube चैनल अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया पर जाकर भी लिख सकते हैं और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर को बनाने के लिए। और उसी के साथ साथ एक एग्जांपल भी यहां दिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज एन अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज एंगर डजंट रिजॉल्व इट डिस्ट्रॉयज इन ट्रू कलर्स। गुस्सा जो होता है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि वो बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु क्रिएटेड अ मेडिसिन टू मेक द इन बॉडी इनविजिबल। एंगर एंड रिवेंज वर एट their peak when Griffin set fire to the house of the landlord who tried to eject him। ये वही एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं बेटा।
इसके बाद ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको आ सकता है, जिसके लिए आप विजिट द यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया एंड ट्राई टू राइट अस, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं और अपना कैरेक्टर स्केच तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। व्हाई आर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड, और उसके बाद दो क्वेश्चंस और हैं जिसका एक कॉमन आंसर है। द टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड व्हेन दे नोटिस द फ्रेश मडी इन फुटप्रिंट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बट नो मैन वाज देयर। लंदन में जो दो लड़के थे वो बहुत ही सरप्राइज और फैसिनेटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स बनते हुए दिख रहे हैं किसी मनुष्य के, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। ये उनके लिए एक मिस्ट्री थी। हाउ वाज ग्रिफिन अ लॉलेस मैन, ये कॉमन लाइन जो आप समरी में भी यूज कर सकते हैं इस चैप्टर में। ग्रिफिन एक लॉलेस व्यक्ति कैसे था, और ये वही लाइंस हैं जो आप ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। तो इस तरह से बेटा आपके मिड टर्म के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमने पोएम्स भी यूज कर के जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा जो है लेटर राइटिंग देख लेते हैं बेटा, दैट इज फॉर 5 मार्क्स। तो एक लेटर जो मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करूंगी, लेटर टू एडिटर और कंप्लेन लेटर, ये आप जरूर तैयार करिएगा, जिसका फॉर्मेट हम यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। वो किसी भी सोशल प्रॉब्लम पर या आपके एरिया में, या जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी कैपिटल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको लेकर हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ चॉइस में आप एक और लेटर जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट लेटर है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन दोनों में चॉइस रहेगी, 5 मार्क्स का ये रहता है बेटा, और इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेटर टू हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर। इसी के साथ साथ एक लेटर मैं आपको और रिकमेंड करूंगी, इंक्वायरी लेटर। जो आप कहीं भी कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर आप एक लेटर लिखते हैं कि वहां के इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं या फीस स्ट्रक्चर है या टाइमिंग और बैचेस है वो आपको बताया जाए। ये 3 लेटर्स आप जरूर तैयार करिएगा। लेटर टू एडिटर चॉइस में आपको आता ही आता है, यानी कि एक लेटर टू एडिटर आपको दिखेगा मिड टर्म एग्जाम में, और उसके साथ चॉइस में इंक्वायरी लेटर या प्लेसिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, उसको आप जरूर प्रिपेयर करिएगा बेटा। अब हम आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ पे। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कोई भी बार ग्राफ या कोई भी ग्राफ या फिर कोई चार्ट या पाए चार्ट या इस तरह का आपको पिक्चर दी गई होगी, जिसको समझकर आपको उसके बारे में एनालाइज करना है और उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 5 मार्क्स का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। यहाँ भी चॉइस रहेगी, 2 तरह के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। इसकी सबसे इजी ट्रिक्स ये रहती हैं कि आप कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जैसे अकॉर्डिंग टू द चार्ट, अकॉर्डिंग टू द टेबल, या इट सजेस्ट, इट शोज, इट डिपिक्ट्स, यहाँ से अपने पैराग्राफ को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू राइट बॉडी, आप किस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं। द चार्ट सेज इट इज द सेम और एज सिमिलर टू, इट इज कंपेरेबल टू, इट शो सिमिलैरिटी बिटवीन, और एंड में आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं जिसकी एक कॉमन लाइन आप यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट इट कैन बी स्टेटेड और कंक्लूडेड। इसमें एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है एनालिटिकल पैराग्राफ में, कुछ टिप्स हैं यहाँ पर बेटा, कि आपको ये कॉमन लाइंस यहाँ पर यूज करनी है। साथ ही साथ कुछ वर्ड्स जो आपको यहाँ पर दिए, इट शोज अ राइज, इट हैज राइजन और इंक्रीज और गॉन अप, इट हैज फॉलन और गॉन डाउन, इट शोज फॉल, इट रिपोर्ट्स बेटर देन, मोर देन, इट इज द सेम और एज सिमिलर टू, क्योंकि जितने भी डिटेल्स आपको दिए गए होंगे यहाँ वहां पर या तो किसी चीज को कंपेयर किया गया होगा या उसको बढ़ते हुए दिखाया गया होगा या घटते हुए दिखाया गया होगा। तो आप ये कॉमन वर्ड्स यहाँ से यूज कर सकते हैं बेटा। कंपेयर कर सकते हैं एज कंपेयर टू और इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू, और साथ ही साथ इट हैज सीन, रजिस्टर्ड, एक्सपीरियंस, शोज नो चेंज। जिस भी तरह की पिक्चर आपको दी जाए उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। एनालिटिकल पैराग्राफ में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि वहां पर आप अपने व्यूज शो नहीं करेंगे। वहां पर जिस तरह की पिक्चर्स आपको शो की गई हैं, जो डाटा आपको दिखाया गया है या जो पॉइंट्स वहां पर शो किए गए हैं, वही आपको बताने हैं बेटा। इस तरह से आई होप आपको एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा बेटा कि किस तरह से आपको मिड टर्म एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन करनी है। आई होप ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के द्वारा हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको जरूर हेल्प करेगा और आप अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।